तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय केंद्रीय बजट के बारे में जानेंगे, जो कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। और इस वीडियो में देखेंगे कि इस बजट का किस तरह से किन चरणों में विकास हुआ है। ठीक है। तो भारत का केंद्रीय बजट देश के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों में से एक है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों, सार्वजनिक व्यय और वित्तीय प्रबंधन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सरकार के राजस्व, व्यय और राजकोषीय प्राथमिकताओं को बताया जाता है। भारतीय केंद्रीय बजट पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है, जो देश की बदलती आर्थिक स्थितियों, राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक जरूरतों को दर्शाता है। यह वीडियो भारतीय केंद्रीय बजट के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय केंद्रीय बजट, यूनियन बजट के इतिहास, इसके विकास और इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केंद्रीय बजट को लेकर संवैधानिक व विभागीय उपबंध कौन-कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं संवैधानिक और विभागीय उपबंध के बारे में, जो कि यूनियन बजट से जुड़े हुए हैं। तो भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त किए गए राजस्व व व्यय विभाग द्वारा किए गए खर्चों का विवरण होता है। सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश करती है, ताकि अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले इसे मूल रूप दिया जा सके। 2016 तक इसे वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर संसद में पेश किया जाता था। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग डीईए का बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल इकाई है। इसे वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। चलिए, जब हम केंद्रीय बजट के बारे में देख रहे हैं, तो इसके साथ हम रेल बजट इतिहास को भी थोड़ा सा जान लेते हैं और देख लेते हैं रेल बजट इतिहास क्या है। ठीक है। तो 2016 तक हर साल रेल बजट केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले पेश किया जाता था। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को अगले साल से रेल और आम बजट के विलय को मंजूरी दे दी, जिससे अलग बजट की 92 साल पुरानी प्रथा समाप्त हो गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि यह विलय प्रस्ताव रेलवे के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक हित में था और यह औपनिवेशिक प्रथा थी, जिसे समाप्त करने की आवश्यकता थी। ठीक है। तो ये था रेल बजट, जिसे विलय कर दिया गया केंद्रीय बजट के साथ 21 सितंबर 2016 से। ठीक है। अब केंद्रीय बजट के इतिहास को देखने के लिए हम बजट के विकास को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला एक हमारा हो जाएगा आजादी से पूर्व का बजट, फिर आजादी के बाद का बजट और उसके बाद आधुनिक भारत का बजट। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय बजट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, हमारे आज के आधुनिक बजट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है। तो केंद्रीय बजट के साथ भारत की यात्रा आजादी मिलने से पहले से ही शुरू हो गई थी। अविभाजित भारत का पहला बजट 1860 में भारतीय परिषद के तत्कालीन वित्त सदस्य सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश सरकार मुख्य रूप से औपनिवेशिक प्रशासन और युद्ध खर्चों के वित्त पोषण से चिंतित थी, जिसका ध्यान राजस्व संग्रह और सैन्य और प्रशासनिक मामलों पर व्यय पर आधारित था। ठीक है। तो जो हमारा पहला बजट था आजादी से पूर्व का, वह तत्कालीन वित्त सदस्य सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के खर्चों को पूरा करना था। ठीक है। और औपनिवेशिक प्रशासन को मजबूत बनाना था। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नवगठित सरकार की प्राथमिक चुनौती युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। इस स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, जिसमें सीमित औद्योगिक बुनियादी ढांचा और विदेशी मुद्रा भंडार था। ठीक है। तो जो हमारा पहला स्वतंत्रता के बाद जो पहला बजट था, वो कब आया था? 26 नवंबर 1947 को, और किसने प्रस्तुत किया था? वित्त मंत्री शनमुखम चेट्टी द्वारा। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद का विकास। ठीक है। बजट का स्वतंत्रता के बाद क्या विकास हुआ, इसमें हम जो पीरियड कवर करेंगे वह होगा 1947 से 1990 तक का। ठीक है। अब देखते हैं 1947 से 1990 के बीच में भारत के बजट में क्या परिवर्तन हुए।
तो स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारतीय केंद्रीय बजट में आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया। बजट निर्माण के प्रारंभिक वर्षों की विशेषता अनियोजित आर्थिक विकास की खोज थी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश के साथ आर्थिक विकास के लिए समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया। इस अवधि में कई आर्थिक सुधारों की शुरुआत भी हुई, जैसे 1950 में योजना आयोग की स्थापना और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। 1960 और 1970 के दशक तक बजट का ध्यान गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हो गया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हरित क्रांति, जिसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ने बजटीय निर्माण को प्रभावित किया। इस अवधि के दौरान भारत सरकार ने जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को सब्सिडी और सहायता प्रदान शुरू कर दिया। 1980 के दशक में भारत को बढ़ते राजकोषीय घाटे और बढ़ते कर्ज का सामना करना पड़ा। सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र संचालित विकास मॉडल को जारी रखा, लेकिन उसे अक्षमता, भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस अवधि के दौरान केंद्रीय बजट राजकोषीय घाटे के प्रबंधन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी। ठीक है, तो ये था बजट का विकास स्वतंत्रता से 1990 के दशक के बीच का। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं उदारीकरण का युग, यानी कि 1991 से आगे। ठीक है, जो उदारीकरण का युग शुरू हुआ था वो कब से शुरू हुआ? 1991 से। तो अब हम इसमें चर्चा करेंगे 1991 से आगे बजट का विकास किस तरह हुआ। ठीक है, तो भारतीय केंद्रीय बजट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 1991 में हुआ, जब भारत में एक बड़ा आर्थिक उदारीकरण हुआ। गंभीर भुगतान संतुलन संकट और अपने विदेशी ऋण दायित्वों पर चूक के खतरे का सामना करते हुए भारत ने साहसिक आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत 1991 के केंद्रीय बजट ने भारतीय आर्थिक नीति में एक नए युग की शुरुआत की। इस बजट में निम्नलिखित संरचनात्मक सुधार पेश किए गए थे। ठीक है, तो जो 1991 बजट था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस बजट ने भारतीय आर्थिक नीति में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें उदारीकरण प्रमुख था। ठीक है, अब उदारीकरण किन किन चीजों में किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो उदारीकरण था वह था व्यापार उदारीकरण। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें आयात शुल्क और व्यापार प्रतिबंधों की में कमी की गई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण हो सके। इसके साथ ही निजीकरण भी किया गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित विभिन्न उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, इसके अलावा रुपए का अवमूल्यन भी उदारीकरण में शामिल था। इसमें निर्यात को बढ़ावा देने और भुगतान संतुलन संकट का समाधान करने के लिए रुपए का अवमूल्यन किया गया। ठीक है, रुपए के अवमूल्यन क्या होता है? इसमें रुपए की जो वैल्यू थी उसको क्या कर देते हैं? कम कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कर सुधार भी किए गए, जिसमें निवेश और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए संरचना को सरल बनाना और आयकर दरों को कम करना शामिल था। तो ये सारे वो सुधार थे जो कि उदारीकरण नीति में शामिल थे, जो कि 1991 के बजट में प्रस्तुत किए गए थे। इन सुधारों ने बाद के दशकों में भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि की नींव रखी। केंद्रीय बजट उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक उपकरण बन गया। तो जो 1991 का बजट था उसको एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है या प्रसिद्ध है। एलपीजी में क्या था? एल से मतलब था हमारा लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन था। ठीक है, तो 1991 के बजट में एलपीजी के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं भारतीय बजट के अगले विकास के क्रम को, जो कि होगा आधुनिक भारतीय बजट, जो कि 2000 से लेके वर्तमान आज तक की अवधि को कवर करेगा। ठीक है, अब देखेंगे 2000 से लेकर आज वर्तमान तक में हमारे बजट में क्या विकास हुआ है। तो 2000 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रही और केंद्रीय बजट सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करते हुए इस विकास को बनाए रखने पर अधिक केंद्रित हो गया। इस अवधि के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रमुख विशेषताओं में शामिल है, पहला तो है बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान। औद्योगिक विकास को समर्थन देते हुए राजमार्गों, बंदरगाहों और
और बिजली उत्पादन में निवेश प्रमुख प्राथमिकताएं बन गई। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाया गया जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी जैसे पहल का उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना था। ठीक है। इसके अलावा नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित करना शुरू कर दिया। आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के साथ बजटीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी बन गई। हाल के वर्षों में सरकार ने व्यापार करने में आसानी में सुधार, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से निपटने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। तो ये था हमारा बजट का विकास, जो कि हमने देखा स्वतंत्रता से पहले बजट क्या था, स्वतंत्रता से लेकर 2000 तक के बीच का बजट में क्या विकास हुआ और 2000 के बाद से लेकर वर्तमान तक में बजट में क्या विकास या क्या चेंज है उनके बारे में हमने देखा। ठीक है। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं कि अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है। अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट के बीच में क्या अंतर होता है। तो अंतरिम बजट केंद्रीय बजट से इस मायने में भिन्न होता है कि चुनाव नजदीक आने पर यह सरकार के लिए एक अस्थायी वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है। यह बजट सरकार को अपने कार्यकाल के शेष महीनों को खर्चों को कवर करने के लिए एक संसदीय मंजूरी देता है। केंद्रीय बजट के विपरीत जो पूरे वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, अंतरिम बजट नई सरकार के कार्यभार संभालने तक की संक्रमण की अवधि पर केंद्रित होता है, जबकि अनुमान पूरे वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं। आने वाली सरकार नए बजट बनाते समय इनमें संशोधन कर सकती है। ठीक है। तो ये अंतर होता है अंतरिम बजट और केंद्रीय बजट के बीच में। तो ये था हमारा केंद्रीय बजट, जिसके विकास के क्रम को हमने अलग अलग भागों में बांट कर देखा। अब अंत में देख लेते हैं निष्कर्ष। तो भारतीय केंद्रीय बजट अपने प्रारंभिक औपनिवेशिक मूल से विकसित होकर देश के वित्त के प्रबंधन और इसके आर्थिक प्रक्षेपवक्र को आकार देने के लिए एक व्यापक उपकरण बन गया है। स्वतंत्रता के बाद के युग की समाजवादी नीतियों से लेकर 1990 के दशक के उदारीकरण और बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और कल्याण पर आधारित समय के फोकस तक, बजट राष्ट्र की बदलती आकांक्षाओं और चुनौतियों को दर्शाता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, नई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, केंद्रीय बजट देश के आर्थिक भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बना रहेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने केंद्रीय बजट के बारे में जाना, उसके विकास के अलग-अलग कालक्रमों को देखा। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।